हेलो स्टूडेंट, अनवेरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष मालवीय आज आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। कक्षा 10th का अध्याय 3 का अनुवांशिकी पार्ट का आगे अपन लेके चलेंगे इसको। ये पार्ट 3 है अपने इस पार्ट का। इससे पहले मैं इस पार्ट पर 2 वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। मेंडल के बारे में बताया, मटर का पौधा मेंडल ने क्यों चुना, मेंडल की सफलता के कारण, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद अगली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि हाँ, मेंडल ने जो भी मटर के पौधे लिए थे उसमें जो 7 गुण उसने लिए थे उस पर प्रयोग किए थे, 7 विपर्यासी लक्षणों पर। उसके बाद हमने जो मेंडल के जो भी था उस कारण को, उस मेंडल का जो परीक्षण था उसको पहले नकार दिया गया था, लेकिन उसके बाद 3 वैज्ञानिक आए थे, ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमैक और कार्ल कॉरेंस। उन्होंने कैसे प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया, कैसे प्रयोग करके उन्होंने जो निष्कर्ष उनको प्राप्त हुए मेंडल की तरह, फिर उन्होंने क्या किया, उनके प्रयोग का क्या नाम था, मेंडलवाद। मेंडल के प्रयोग का नाम मेंडलवाद, और जो नए वैज्ञानिक आए थे तीनों, उनको नव मेंडलवादी कहते हैं, और नव मेंडलवाद उनके प्रयोग का नाम था। इसके बाद अपन ने देखा, उसके बाद हमने आनुवांशिक शब्दावली में कुछ परिभाषाएं देखी इंपॉर्टेंट, जिसमें अंतरण ये आते हैं। बहुत सी चीजें अपन ने पढ़ी है। देखिए, अब इस पाठ का अंतिम चरणों में है, तो अंतिम लेते हैं अपन इसको आगे। फिर मेंडल ने अपनी जो बुक थी पादप संकरण पर प्रयोग, उसमें उन्होंने वंशागति के 3 नियम दिए थे। 3 नियम दिए थे, कौन कौन से थे? वंशागति के नियम कहते हैं उन्हें, वंशागति के नियम, या आनुवांशिकता के भी नियम भी कहते हैं। के नियम भी इन्हें कहते हैं। देखिए इसमें क्या है। इसमें यह है कि उन्होंने 3 नियम दिए थे। टोटल कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कौन कौन से थे उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला था प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और अगला था, तीसरा और लास्ट था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ये 3 नियम है इस पार्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तीनों नियम है, इनमें से हर बार एक सवाल एनुअल एग्जाम में, ईयरली एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में पक्का ही पक्का बनता है इस पार्ट में। इन तीनों में से, 3 नियमों में से एक सवाल। तो मैं चाहता हूं आप इसको अपने पूरे ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, ताकि मैं चाहता हूं इस पार्ट का जो भी 2 नंबर का, 3 नंबर का जो भी सवाल इसमें से बने वो आपके कभी गलत ना हो। तो शुरू करें। 3 नियम बताए थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए थे। पहला नियम अपन पढ़ते हैं। पहला नियम क्या कहता है? देखिए, पहला नियम कहता है, पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि यह एक संकरण पर आधारित है। जो पहला नियम है वो एक संकरण प्रयोग पर आधारित है। यानी ये मेंडल ने क्या किया था, उसमें एक संकरण का मतलब क्या है? एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। यानी एक लक्षण जो भी था कि हाँ, एक लक्षण दिया लंबाई का, जिसमें एक बोना पौधा लिया और एक लंबा पौधा लिया। एक लक्षण लिया जैसे फूल का रंग का, जैसे पीला फूल लिया और हरा फूल लिया। एक फली का रंग ले लिया, हरा और पीला। फली का आकार ले लिया या बीज का आकार ले लिया, झुर्रीदार और गोल। ऐसे एक ही लक्षण क्या क्या किया? वंशागति का अध्ययन
किया। एक संकर संकरण पर आधारित है। एक समय में सिर्फ एक ही गुण की वंशागति, कैसे वह गुण आगे बढ़ता है, उस पर यह आधारित है। आगे ये कहता है कि ये गुण क्या कहता है कि जब एक विपर्यासी लक्षणों या गुणों वाले पादपों में संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो गुण स्वयं को अभिव्यक्त करता है, वह प्रभावी गुण तथा जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसे अप्रभावी गुण कहते हैं तथा इस को प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए, इस नियम में क्या होता है? इस नियम में होता यह है कि एक संकर संकरण पर आधारित है। पहली बात तो यह एक संकर संकरण पर आधारित है, पहली बात और बड़ी बात कि एक संकर संकरण पर आधारित है। दूसरी बात यह है कि जब एक विपर्यासी लक्षणों गुणों वाले पादपों में संकरण करवाया जाता है, जब दो पादप है, जैसे मान लिया एक का गुण है, दूसरे पादप का गुण उससे जस्ट उल्टा है, बिल्कुल ही उल्टा, उसके जस्ट विपरीत है, उन दोनों पादपों के बीच संकरण करवाने पर जो पैदा प्राप्त होता है वो F1 पीढ़ी कहलाता है। F1 पीढ़ी के बारे में हमने पढ़ा था। F1 पीढ़ी क्या होती है? दो जनकों के बीच संकरण करवाने पर जो पादप प्राप्त होते हैं उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी में जो गुण स्वयं को, यानी जो संकरण करवाने के बाद जो पौधे प्राप्त हुए, उनमें जो गुण, हमने दो गुण लिए थे, एक और दूसरा उसका उल्टा, उन दोनों में से जो गुण के पौधे स्वयं को दर्शाते हैं, जो गुण अभिव्यक्त होता है, जैसे पौधे उत्पन्न होते हैं, उसे अपन प्रभावी गुण कहते हैं। जो खुद को दर्शाएगा वो प्रभावी होगा, और जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं उसे अप्रभावी गुण कहते हैं। जो स्वयं को नहीं दर्शा पाते, जो होते हुए भी स्वयं को नहीं दर्शा पाते, उसे अप्रभावी गुण कहते हैं, और इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। शायद लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपको मेंडल ने जो साथ में प्रयोग किया था उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आपके ये साथ साथ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, मेंडल ने क्या प्रयोग किया था? मेंडल ने प्रयोग किया था कि मेंडल ने एक शुद्ध लंबाई का गुण उसने चुना था, और उसने एक शुद्ध या समयुग्मजी पादप लिया। कैसा पादप? लंबा पादप लिया, और एक लिया उसने शुद्ध
या समयुग्मजी बोना पादप लिया। कैसा लिया? एक शुद्ध समयुग्मजी लंबा पादप लिया और एक शुद्ध समयुग्मजी बोना पादप लिया। और उसने क्या किया? उसने लंबेपन को, जो शुद्ध लंबा था, अब मैंने आपको बताया था कल की परिभाषा में कि जो युग्म विकल्पी होते हैं, जो जीन होते हैं, वो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ भी जो लंबाई का जो जोड़ा था, लंबे पौधे का जो जीन था, उसमें 2 जीन थे। उसको उसने लंबाई के जीन को कैसे दर्शाया? कैपिटल टी से, बड़े टी अक्षर से दर्शाया, और बौनेपन के जीन को स्मॉल टी अक्षर से दर्शाया, स्मॉल टी अक्षर से दर्शाया। ठीक है। फिर इनको अलग अलग किया, दोनों जीनों को, इन दोनों जीनों को भी अलग अलग किया। ये जो पीढ़ी है, ये कहलाती है जनक पीढ़ी। जो जनक पीढ़ी हमने परिभाषा पढ़ी थी, जिनके बीच हम संकरण करवा रहे हैं, वह कहलाती है जनक पीढ़ी। इनके बीच हमने फिर क्या करवाया? संकरण करवाया, इस पौधे का इस पौधे से, फिर इस पौधे का इस टी से, फिर इसका इससे, और इसका इससे। ठीक है। इन चारों का आपस में संकरण करवाया, तब क्या? तब हुआ ये, तब हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी में प्राप्त होती है। अब यहाँ कैपिटल टी का स्मॉल टी से करवाते हैं तो दोनों जीन आएंगे साथ में, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी का दूसरे वाले स्मॉल टी से करवाते हैं तो आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे वाले जीन का इन दोनों जीनों से फिर से क्रिया करवाते हैं, इसका इससे करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसका इससे करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब F1 पीढ़ी में जो हम पादप देख रहे हैं, उनमें देखिए क्या हो रहा है। उनमें हम देख रहे हैं कि एक तो ये जो कैपिटल टी है वो कैसा जीन है? शुद्ध लंबे का। एक स्मॉल टी है, वो कैसा जीन है? अशुद्ध लंबे का, यानी शुद्ध बोने का जीन है। यानी जो स्मॉल टी है वो कैसा जीन है? वो शुद्ध बोने का है। जो शुद्ध लंबे का टी है वो कैपिटल टी वाला शुद्ध लंबे का गुण है। देखिए इसमें क्या होता है आगे। इसमें होता ये है, ये अब इस पौधे को क्या नाम दें? दोनों ही टी कैपिटल थे तो हमने उसको शुद्ध लंबा नाम दे दिया। ठीक है। दोनों ही टी स्मॉल थे, हमने उसको शुद्ध बोना नाम दे दिया। लेकिन इन चारों पौधों को क्या नाम दिया? चारों में एक तो स्मॉल वाला भी है और एक छोटा कैपिटल वाला भी टी है, यानी लंबेपन का गुण है और बोनेपन का जीन टी है, तो क्या नाम है? तो मेंडल ने इन सभी पौधों को, F1 के सभी पौधों को क्या कहा था? उन्होंने कहा था इन्हें अशुद्ध या विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी लंबा, अशुद्ध लंबा या विषम युग्मजी लंबे पौधे थे। तब मेंडल ने इसका कारण दिया। इसके आधार पर उन्होंने पहला नियम दिया कि जब संकरण करवाने पर क्या होता है, F1 पीढ़ी के बाद जो गुण स्वयं को दर्शाता है, स्वयं को अभिव्यक्त करता है, वो प्रभावी गुण जो स्वयं को नहीं दर्शा पाता, स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो अप्रभावी गुण कहलाता है। और इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इसको, इस लैंग्वेज को अपन इसमें समझते हैं। देखिए कैसे संकरण करवाए। अब ये तो सारे F1 पीढ़ी में पादप हो रहे हैं, उसमें लंबे वन का जीन कैपिटल टी भी है, बोने वन का जीन स्मॉल टी भी है, लेकिन इसका नाम अशुद्ध लंबा रखा है। अशुद्ध बोना क्यों नहीं रखा? या विषम युग्म ने जी लंबा रखा है, विषम युग्म में जी बोना क्यों नहीं देखा? लंबा ही क्यों बोला? भाई दोनों जीन है तो इंसाफ तो बराबर ये कहता है कि दोनों का नाम होना चाहिए। ठीक है, एक का तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही जीन के आधार पर इसका नाम रखा गया अशुद्ध लंबा, अशुद्ध बोना नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? तो उसका कारण ये प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम कहता है कि जो खुद को दर्शाता है,
वो प्रभावी गुण जो खुद को नहीं दर्शा पाता वह अप्रभावी। यहाँ जो लंबेपन का जो जीन है, शुद्ध लंबे का जो कैपिटल टी है वो शुद्ध बोने के जो स्मॉल टी है उनके गुणों को क्या कर देता है, दबा देता है, उनके गुणों को दबा देता है। इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी के गुणों को क्या कर देता है, दबा देता है, उसको अभिव्यक्त ही नहीं होने देता और सिर्फ स्वयं के गुण दर्शाता है। जो शुद्ध लंबे का जो जीन है कैपिटल टी वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के गुण को F1 पीढ़ी में दर्शाता है, अभिव्यक्त करता है, तथा दूसरा जो स्मॉल टी है उसके गुणों को दर्शाने ही नहीं देता, अभिव्यक्त ही नहीं करने देता। इस कारण जो इसका नाम है वो अशुद्ध लंबा या विषम युग्मजीव लंबा रखा गया है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी के गुणों को दर्शा देता, अभिव्यक्त ही नहीं होने देता, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी अपने आप को दर्शाता है, अभिव्यक्त करता है, इसीलिए ये प्रभावी गुण। कैपिटल टी खुद को दर्शा रहा है इसलिए ये प्रभावी गुण, और ये स्मॉल टी जो यहाँ पे उपस्थित है लेकिन होकर भी नहीं के बराबर है, खुद की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, ये अप्रभावी गुण वाला जीन है। यानी जो खुद को दर्शाता है वो प्रभावी गुण और जो खुद को नहीं दर्शा पाता वह अप्रभावी गुण कहलाता है, अप्रभावी कहलाता है। और इस नियम को अपन क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। और ये पहली लाइन बोलता है ये एक संकर संकरण पर आधारित है। हमने एक ही तो गुण लिया है, एक संकर संकरण का मतलब एक गुण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। एक ही गुण लिया हमने, वो कौन सा, पौधे की लंबाई का। पौधा या तो लंबा होगा या पौना होगा, या तो बहुत ही लंबा होगा या फिर बहुत ही छोटा पौना होगा, यही अपन ने गुण लिया। तो एक संकर संकरण पर आधारित है। एक बार फिर से इसको समझते हैं अपन अच्छे से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है मतलब एक समय एक ही गुण की वंशागति का अध्ययन करता है। देखो, फिर जब एक विपर्यासी लक्षण या गुणों वाले पादपों में संकरण करवाया जाता है, विपरीत है, एक तो लंबा है और एक पौना है, दोनों एक दूसरे के उल्टे, इनके बीच जब आपस में संकरण करवाया जाता है, ये संकरण करवाया हमने, तो F1 पीढ़ी में जो गुण स्वयं को दर्शाता है, दोनों जीन है साथ में, एक तो लंबेपन के गुण वाला जीन भी है और पौनेपन के गुण वाला जीन भी है, लेकिन जो गुण स्वयं को दर्शाता है, अब यहाँ पे नाम हमने अशुद्ध लंबा रखा है क्योंकि लंबेपन का जीन ही खुद को दर्शाता है। जो गुण स्वयं को दर्शाता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी गुण या प्रभावी। तथा जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, स्मॉल टी यहाँ पर होकर भी खुद को नहीं दर्शा पा रहा है, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो उसे अप्रभावी गुण कहते हैं। इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं और इन सब को पूरा को प्रभाविता का नियम कहते हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने का टाइम ना लगे, और जब भी आप फ्री हो तब इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, बाद में इसको उतार लेना अपनी कॉपी में, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो अगर साथ में। नेक्स्ट देखिए, अगला नियम पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पहला नियम आपको समझ में आएगा, सरल है बिल्कुल, ठीक है। ज़्यादा अगर अपन थोड़ा सा दिमाग का जोर लगाए तो ये अपन को आराम से समझ में आ जाएगा। फिर पढ़ते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है देखिए, दूसरा नियम है, उम्मीद करता हूं पिछला जो भी आपको समझ में आया होगा प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण या युग्मकों की जो शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम में क्या होता है, हाँ, इस नियम में क्या होता है देखिए, यह नियम भी क्या होता है, एक संकर संकरण पर आधारित नियम है।
एक संकर संकरण पर आधारित नियम है। ये भी सेम लाइन, पहली लाइन, उसी जो प्रयोग है उसी पर आधारित है। वो कैसे है अपन देखते हैं। यह एक संकर संकरण पर आधारित है। यह भी क्या है, एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण के जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उन पर आधारित है। देखिए आगे इसमें क्या होता है, पढ़ते हैं इसको अपन। इसमें क्या होता है देखिए, जो भी हम संकरण करवाते हैं, जो क्रॉस करवाते हैं एक विक्रिया से, तो F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी F1 पीढ़ी के जो संकर होते हैं, यानी जो संकर पौधे होते हैं, ये जो F1 पीढ़ी के जो पादप बनते हैं उसमें क्या होता है आगे देखिए। F1 पीढ़ी के जो संकर पादप होते हैं, संकर पौधे होते हैं, उनमें प्रत्येक युग्मक क्या होता है, पृथक पृथक होकर वंशागति करता है। यानी यहाँ पर जो भी युग्मक थे, एक पहले दो युग्मकों का जोड़ा था, ठीक है, उनमें दोनों जीन अलग अलग हुए, ये दोनों अलग अलग हुए, अलग अलग होकर ये एक एक पौधे में अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग संकर F1 पीढ़ी के पादप बना रहे हैं। और यही हमें कह रहा है कि F1 पीढ़ी के पौधे संकर होते हैं, जिनमें प्रत्येक युग्मक पृथक पृथक होकर, इसमें से जो प्रत्येक युग्मक है वो देखो, पहले एक दोनों साथ है जीन, फिर ये अलग अलग हो, और अलग अलग होकर वो अलग अलग पौधे में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, वंशागति कर रहे हैं, आगे गमन कर रहे हैं। इसे युग्मकों का, इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। अब इसमें जो प्रत्येक युग्मक आता है वो अलग होके आता है, दूसरे का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, अलग होकर आता है, तो ये एक युग्मक पूरा शुद्ध होता है। इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। वंशागति करता है तथा प्रत्येक युग्मक शुद्ध रूप में होता है, जो एक गुण को आगे ले जाता है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखिए यह एक संकर संकरण पर आधारित है। F1 पीढ़ी के जो संकर पौधे बनते हैं, ये जो भी संकर पौधे बनते हैं, उनमें प्रत्येक युग्मक पृथक पृथक होकर वंशागति करता है। जो प्रत्येक युग्मक होता है वो अलग अलग पौधे से आता है। ये अलग से आया, ये अलग से आया, ये अलग से आया, ये अलग से आया, ये इस पौधे से आया, ये इस पौधे से, ये इस पौधे से, ये इस पौधे।
यानी दोनों भी जो संकर पादप F1 पीढ़ी में जो भी पादप है उनमें जो प्रत्येक जीन है वो अलग अलग पौधे से आता है, अलग अलग होकर गति करता है, वंशागति करता है तथा प्रत्येक युग्मक का शुद्ध रूप में होता है। ये प्रत्येक युग्मक, दूसरा कोई भी युग्मक उसके साथ नहीं है, तो ये प्रत्येक युग्मक क्या है, शुद्ध रूप में होता है और यह एक गुण आगे ले जाता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो एक एक गुण, प्रत्येक जीन एक गुण को आगे ले जाता है, दो दो गुणों को नहीं ले जाता है, या दो जीन मिलके एक गुण को आगे नहीं ले जाते हैं, दो युग्मक मिलके एक गुण को आगे नहीं ले जाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। बहुत ही अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका या आपने लिख लें ताकि तो नोट कर लें इसको। अब हम देखते हैं, अब इसको अपन आगे देखते हैं। ये दो जीन है, देखिए अब अपन F1 पीढ़ी के पादप, चारों पादप एक ही हैं, तो उसका अपन क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं। दो पादप लिए आपस में F1 पीढ़ी के और इनके बीच संकरण करवाया, क्या होता है, इस कैपिटल T का इससे, फिर इसी कैपिटल T का इससे करवाते हैं स्मॉल t से, फिर इसका इससे और इसका इससे, तो हमें कौन से पौधे प्राप्त होते हैं। कैपिटल T का कैपिटल T से करेंगे तो दोनों ही जीन कैपिटल, इसका इस कैपिटल T का स्मॉल t से करेंगे तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इस स्मॉल t का कैपिटल T से करेंगे एक कैपिटल एक स्मॉल, एक स्मॉल t का इस स्मॉल से करेंगे तो ये। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें, ये पौधे कौन से हैं, इस पौधों के दोनों जीन किससे मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, तो ये है शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। ये दोनों जीन हैं, इसमें एक तो लंबेपन का जीन है और एक बौनेपन का जीन है, तो इसको अपन बोलते हैं अशुद्ध लंबा। और इसमें दोनों जीन बौनेपन के हैं, इसीलिए इसको शुद्ध बोना कहते हैं। इसको शुद्ध क्या, बोना कहते हैं। देखिए आगे इसमें क्या होता है। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये शायद उतार लिया आप लोगों ने, देखिए इसमें। अब ये F1 पीढ़ी के जो पादप हैं, F1 पीढ़ी के पादपों में अपन ने संकरण करवाते हैं। F1 पीढ़ी के दो पादप लिए, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, इनके बीच हमने क्या करवाया, संकरण करवाया। ये लोग करवाते हैं। अब इनसे जो पौधे प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए इस कैपिटल T का इस कैपिटल T से करवाते हैं, ये कैपिटल T और ये दोनों समान है। इस कैपिटल T का इस स्मॉल t से करवाते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल, इस स्मॉल t का इस कैपिटल T से करवाते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल, और एक स्मॉल t का इस स्मॉल t से करवाते हैं ये। देखिए टोटल 4 पौधे हमें F1 पीढ़ी के बीच जब भी संकरण करवाया जाता है तो जो भी पौधे हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, F2 पीढ़ी कहलाते हैं, F2 पीढ़ी कहलाते हैं। ठीक है। अब ये जो जीन है इन पौधे में, ये दोनों जीन समान है और किस पौधे से मिलते हैं, इससे, तो इस पौधे का नाम क्या है, शुद्ध लंबा। ये दोनों F1 पीढ़ी के पादपों से मिलते हैं तो इनका नाम है अशुद्ध लंबा। और ये जो शुद्ध बोनेपन के दोनों जीन हैं इसलिए इसको कहते हैं शुद्ध बोना। क्या कहते हैं, शुद्ध बोना कहते हैं। देखिए आगे इसमें क्या होता है, पढ़ते हैं अपन इसको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक परिभाषा हमारी आई थी, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के बारे में। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लक्षण प्रारूप हमने कहा था बाह्य आकारिकी, बाहर से वो पौधा कैसा दिखाई दे रहा है और
जीन संरचना। जीन प्रारूप कहलाता है जीनी संरचना। तो ये अनुपात में लिखते हैं। अब F2 पीढ़ी में जो भी पादप हमें प्राप्त हुए उनका अनुपात क्या है, उनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या है पूछा जाता है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त होते हैं उनके जीन प्रारूप क्या है, लक्षण प्रारूप क्या है। तो देखिए ये है लंबा, बाहर से ये कैसा दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहे हैं अपनी को बाहर से, ये भी लंबा है, शुद्ध है अशुद्ध है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है लेकिन लंबे तो है। तो टोटल पौधे कितने हो गए, 1 2 3 पौधे लंबे हो गए और बौना पौधा कितना है, 1। ये है इसका लक्षण प्रारूप 3:1, जिसमें 3 तो क्या है लंबे पौधे और 1 क्या है बौना पौधा। अब जीन प्रारूप, जीन यानी जीनी संरचना देखनी है। जीनी संरचना बाकी पौधों से मिलती है नहीं, यहाँ पर दोनों कैपिटल टी है, बाकी तीनों पौधों में कहीं कैपिटल टी वाला कोई पौधा मिल रहा है नहीं है, इसलिए ये एक ही पौधा है तो एक अनुपात। फिर ये स्मॉल टी और कैपिटल टी, ऐसा कोई पौधा और है, हाँ एक और है, कितने हो गए 2, तो 2 1:2। फिर ये स्मॉल टी वाला कोई और है इसमें, जिनमें दोनों ही टी स्मॉल हो नहीं है, एक ही पौधा है तो ये इसका जीन प्रारूप हो गया 1:2:1। यानी जब हम लक्षण प्रारूप निकालते हैं तो देखते हैं कि बाहर से कैसा होता है, जीनी संरचना क्या है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं होता है। बाहर से वो पौधा कैसा है वह अपन को देखा जाता है। ठीक है, फिर है आगे देखिए। तो अब तक हमने पढ़ा है इसमें 2 नियमों के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो दोनों नियम क्या थे, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि ऐसा, प्रभाविता का नियम क्या कहता है, ऐसा नियम, यह एक संकर संकरण पर आधारित है। पहला प्रभाविता का नियम कहता है कि एक विपर्यासी लक्षण वाले गुण को लेकर संकरण करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी में जो गुण खुद को दर्शाता है, यहाँ पर स्मॉल कैपिटल टी वाला दर्शाता है तो ये प्रभावी, तथा जो गुण को नहीं दर्शा पाता वो अप्रभावी कहलाता है और इसे प्रभाविता का गुण कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी तरह पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम था, जिसमें क्या होता है कि ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है, एक गुण को लेकर वंशागति करवाई जाती है, उस पर आधारित है। फिर क्या होता है इसमें देखिए, इसमें आगे ये होता है कि ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है और इसमें कहा क्या गया है कि पृथक्करण, जो भी जनक पीढ़ी से जो प्रत्येक युग्मक होता है, प्रत्येक दिन होता है, वो दूसरे वाले दिन से अलग हो जाता है, पृथक पृथक आगे बढ़ता है, वंशागति करता है। 2 जीन थे, दोनों जीन अलग अलग हो गए और अलग अलग पौधे में गति करते हैं, इसीलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। और प्रत्येक जीन दूसरे जीन से कोई प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, दूसरे जीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक जीन अपने आप में क्या होता है, शुद्ध होता है और अपने गुण को लेकर आगे जाता है, इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने आज पढ़ा। इसके बाद अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे तीसरा नियम जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और अगली क्लास में इस पाठ को अपन खत्म कर देंगे। मेंडल तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ेंगे और परीक्षण संकरण जो परिभाषाएं आई थी, बाह्य संकरण, परीक्षण संकरण, संकर पूर्व संकरण, इन परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये मेंडल के जो नियम है इनका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है, महत्व क्या है, उसके बारे में अपन आने वाली अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।